पढ़ रहे थे पृथ्वी के सापेक्ष गति, जिसमें हमने एसडेश फ्रेम जो कि किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष नियत कोणीय वेग से गुणन करती है, उसको हमने ले लिया था पृथ्वी। इसी तरह से ओमेगा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का कोणीय वेग, और हमने कौन सी गति कंसीडर की इसके अंदर, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसका आवर्तकाल 24 आवर्स होता है। एक्स डैश ईस्ट आई डैश माइनस एक्स डैश वेस्ट माइनस आई डैश वाई डैश नॉर्थ जे डैश माइनस वाई डैश साउथ माइनस जे डैश। ये चारों दिशाएं जो हैं एक प्लेन में है, क्षैतिज तल में है। उसके साथ पॉजिटिव जेड डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकल ए डैश माइनस जे डैश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर माइनस के डैश। ये जो है दोनों दिशाएं, ये कहाँ है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर तल में। ये का हमने सारे निकाल लिए थे। उसके साथ साथ किसी अक्षांश लैम्डा पर, लैम्डा लैटिट्यूड पर हमने पृथ्वी के कोणीय संवेग के घटक ज्ञात किए थे। वो आए थे ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। इस हमने इक्वेशन 1 भी लिखा था इस तरह से, जहां पर ओमेगा का ये पोर्शन जो है वो तो है इसका क्षैतिज घटक, और ये वाला पार्ट जो है वो है पृथ्वी के कोणीय वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। कल जो हमने पूरी पृथ्वी का बनाया था, कि हम उत्तरी गोलार्ध में, कल हमने देखा था चित्र में कि हम उत्तरी गोलार्ध में सारे डायरेक्शंस निकालते हैं और उसके पश्चात उसका जस्ट विपरीत जो है हम दक्षिणी गोलार्ध में कर देते हैं। आज मैं इसको लाइन डायग्राम से बना के बता रही हूँ। ओ डैश, ये आर, ये लैम्डा, ये ओमेगा जो हमने इसके समानांतर ली, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये एंगल 90 माइनस लैम्डा, ये एंगल लैम्डा, ये लैम्डा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ पर वस्तु P और ये डिस्टेंस हमने R लिया था। कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, R या R डैश हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था। यदि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो उसको आर या आर डैश लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ओमेगा के पैरेलल एक ओमेगा लाइन खींच ली और फिर ओमेगा को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया था। ये एंगल से सारे के सारे, कोई वस्तु P लैम्डा अक्षांश पर रखी हुई है। ये उसी चित्र का जो हमने कल पढ़ा था उसका ये लाइन डायग्राम है, ठीक है। अब आज हमें पढ़ेंगे कि आभासी बल जो कि फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर लगते हुए प्रतीत होते हैं,
उनका किसी भी कण की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम उत्तरी गोलार्ध में पढ़ेंगे, फिर उसको हम जनरलाइज करके दक्षिणी गोलार्ध में कर देंगे। तो इसमें हम पहले जो आभासी बल लेंगे वो लेंगे कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल का वस्तु की गति पर प्रभाव पड़ेंगे। इस डायग्राम को मिटा रही हूं मैं। Effect of Coriolis force on the motion of a particle। वस्तु की गति पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव। चूंकि आभासी बल हमारे इस केस में जिसे हम F0 से दिखाते थे कितना था, -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई dt -m ओमेगा क्रॉस r। ये किसी भी वस्तु पर फ्रेम की गति ओमेगा की वजह से लगने वाला बल है। इसमें पहला टर्म जो है वो मैं इक्वेशन 1 कर लेती हूँ अभी। पहली टर्म जो है वो बताती है कॉरियोलिस फोर्स को, कॉरियोलिस बल को। और दूसरी टर्म जो है वो बता रही है, या इस केस के अंदर अब केंद्रीय, या साइन पे डिपेंड करता है, कभी कभी ये अभिकेंद्रीय बल भी हो सकता है। तो पहले हम पढ़ेंगे वस्तु की गति पे कॉरियोलिस बल का प्रभाव, उसके पश्चात हम केंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखें तो कॉरियोलिस बल के लिए किसी वस्तु पर कॉरियोलिस बल आरोपित हो, लगता हुआ प्रतीत हो, उसके लिए पृथ्वी के कोणीय वेग के साथ साथ एक चीज और जरूरी है कि वस्तु जो है एस्टेज फ्रेम, जो कि हमारा इस यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा, उसमें भी गतिशील होनी चाहिए। स्थिर वस्तु पर, पृथ्वी पर किसी भी स्थिर वस्तु पर कॉरियोलिस बल लगता हुआ प्रतीत नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि वस्तु गतिशील होनी चाहिए। तो हम पहले कॉरियोलिस बल को पढ़ते हैं। इसे हम SC से दिखाते हैं। FC इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई dt। इक्वेशन 2 कॉरियोलिस बल d डैश r बाई dt को हम लिखते हैं v डैश से, s डैश में वस्तु का वेग और यहाँ पर पृथ्वी पर वस्तु का वेग। तो FC हमारा हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, इक्वेशन 3। कॉरियोलिस बल का परिमाण कितना होगा, 2m ओमेगा v डैश साइन थीटा एन कैप, जहां पर कि थीटा इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड v डैश, जहां पर कि थीटा ओमेगा और v डैश के मध्य कोण है। एन कैप ओमेगा व v डैश से
निर्मित तल के लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो एन कैप जो है, इसको मुझे यहाँ पर एन कैप है, सिर्फ दिशा बता रहे हैं, परिमाण तो इसका इतना सा ही होगा, ठीक है। तो चाहे तो इसको हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं एफ सी का परिमाण आ जाएगा 2m ओमेगा v डैश साइन थीटा। यहाँ पे हमने एन कैप ले लिया तो ये यहाँ पर साइन नहीं आएगा, ये इसका परिमाण हो गया। अब इसको हम निकाल ही सकते हैं। पहला, जब थीटा का मान 0 होगा अर्थात ओमेगा और वी डैश एक दूसरे के समानांतर होंगे, तब कॉर्डिस बल का परिमाण 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। जब थीटा का मान 0, एफ सी का मान 0। जब थीटा का मान 90 डिग्री, तब एफ सी का मान क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर 1, एफ सी का मान जो होगा वो अधिकतम मान होगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम कॉलिस बल का पृथ्वी पर गतिशील किसी वस्तु पर प्रभाव देखेंगे। तो हम वस्तु की गतिशीलता को 3 प्रकार से लेंगे। पहला, वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है। दूसरा, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तीसरा, वस्तु को ऊपर की ओर उदर दिशा में फेंका गया है। ये 3 केस हम पढ़ेंगे जब वस्तु अलग अलग तरह से पृथ्वी पर गतिशील है। जब वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है तो कॉर्डिस बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तब कॉर्डिस बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया तब कॉर्डिस बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम एक एक करके केस लेंगे। तो पहला केस हमने लिया, वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है। पहला केस, वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है। माना कोई वस्तु लैम्डा अक्षांश पर, लैम्डा लैटिट्यूड पर v डैश वेग से क्षैतिज तल में गतिशील है। जब हमने क्षैतिज तल ले लिया तो हमारे पास 2 एक्सेस हो गई, एक्स डैश और वाई डैश वाली। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें पृथ्वी पर, हमारे पास चारों दिशाएं आ गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण।
हम एक तल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि कोरिलेस बल इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, इक्वेशन 1, और ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा ट्रांसफर ओमेगा कॉस लैम्डा j डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश। इक्वेशन 2 हम पहले निकाल चुके हैं। अब बात आई हमारी वस्तु के वेग v डैश की, जिसके लिए हमने लिखा कि वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है। तो जनरलाइज हम ले लेते हैं इसका x और y दोनों में ही घटक ले लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं vx i डैश प्लस vy j डैश, इक्वेशन 3, जहां vx वस्तु के वेग का x, इसको भी डैश करो सुविधा के लिए, होना डैश है, जहां vx डैश वस्तु के वेग v डैश का एक्सिस अक्ष के सापेक्ष अनुदिश घटक है। vy डैश इज द y डैश कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v डैश। इक्वेशन 2 और 3 से मान इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 2 और 3 से मान 1 में रखने पर Fc इक्वल्स टू -2m, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा i डैश j डैश k डैश, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ओमेगा का मान कितना है, यहाँ पे तो 0 है, या ओमेगा कॉस लैम्डा j डैश वाला ये हो गया, k डैश वाला ओमेगा साइन लैम्डा। इधर हमारे पास आ गया vx डैश vy डैश, ये 0। अब इसको हम खोल लेंगे। Fc इक्वल्स टू -2m, बाहर आ जाएगा। पहले हमने i डैश वाला ले लिया, 0 माइनस vy डैश ओमेगा साइन लैम्डा। फिर हमने ले लिया j डैश। कुछ लोग इसको माइनस लेके चलते हैं तब ऐसे करते हैं, और जब हम प्लस लेके चलेंगे तो k डैश वाला पहले आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k डैश वाला कितना आ जाएगा, vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा -0, दिस प्लस k डैश, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस vx डैश ओमेगा कॉस लैम्डा। और Fc इक्वल्स टू -2m, पहली टर्म माइनस vy डैश ओमेगा साइन लैम्डा i डैश, सेकेंड टर्म प्लस vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा j डैश, थर्ड टर्म माइनस vx डैश ओमेगा कॉस लैम्डा k डैश। ओमेगा सब में कॉमन है, तो ओमेगा जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा Fc इक्वल्स टू
माइनस 2m ओमेगा माइनस वी वाई डैश साइन लैम्डा आई डैश प्लस वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जे डैश माइनस वी एक्स डैश कॉस लैम्डा के डैश। और मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ सिंपल से जिससे हमें क्लियर रहे। एफ सी इक्वल्स टू 2m ओमेगा माइनस अंदर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी वाई डैश साइन लैम्डा आई डैश माइनस वी एक्स डैश, हटा लेना यहाँ पे, वी एक्स डैश साइन लैम्डा जे डैश प्लस वी एक्स डैश कॉस लैम्डा के डैश। इक्वेशन हमारी आ गई 4। इक्वेशन 4 वस्तु पर प्रतीत होने वाले कॉर्डियस बल को प्रदर्शित करती है। इस इक्वेशन में हम देखें तो पहले और दूसरा पार्ट जो है वो तो है हॉरिजॉन्टल पार्ट, कंपोनेंट है ना क्षैतिज घटक, और के डैश वाला ये जो थर्ड टर्म है ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम कॉर्डियस बल को दो कंपोनेंट में रख सकते हैं। पहला हमने लिखा FCH जो कि क्या है, H हॉरिजॉन्टल का लिया, क्षैतिज घटक का लिया तो FCH लिखा। उसका मान आ गया हमारे पास 2m ओमेगा, साइन लैम्डा भी कॉमन ले लें, वी वाई डैश आई डैश माइनस वी एक्स डैश जे डैश साइन लैम्डा। इक्वेशन 5 ये कॉर्डियस बल का क्षैतिज घटक है और कॉर्डियस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, जो हमने ऊर्ध्वाधर के लिए V डिनोट किया है, वो जाएगा 2m ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा के डैश। इक्वेशन 6 हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि I और J, I डैश J डैश तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है और K वाला जो है ऊपर या नीचे वर्टिकल उसके अंदर है। तो इस तरह से हमने कॉर्डियस बल को दो घटकों में डिवाइड कर लिया। अब हम पहले लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FCH। इक्वेशन 5 से FCH 2m ओमेगा वी एक्स डैश आई डैश माइनस वी वाई डैश आई डैश माइनस वी एक्स डैश जे डैश साइन लैम्डा। इसको हम यहां देखें तो हमें हमारे को दिशा कहां से मिल रही है, आई डैश तो पॉजिटिव है लेकिन जे डैश जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आई डैश का मतलब क्या हो गया ईस्ट, नेगेटिव जे डैश का मतलब क्या होगा साउथ। तो कॉर्डियस बल का क्षैतिज घटक जो है वो लग रहा है पूर्व दक्षिण दिशा में। ठीक है, हमने यहां से निकाल लिया।
कि ये तो पॉजिटिव है तो ये तो ईस्ट दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, ये नेगेटिव है तो ये साउथ दिशा, दक्षिण दिशा हो गई। तो कॉर्डियस बल का क्षैतिज घटक की दिशा कौन सी हो गई? ईस्ट साउथ, उसमें तल के अंदर है। परिमाण कितना हो जाएगा? FCH का परिमाण हो जाएगा 2m ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं Vy डैश स्क्वायर प्लस Vx डैश स्क्वायर अंडर रूट साइन लैम्डा। और ये हमारे पास आ जाएगा 2m ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? V डैश साइन लैम्डा। इक्वेशन 7। तो जब भी कोई वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील होती है तो उत्तरी गोलार्ध में वस्तु पर आरोपित कॉर्डियस बल जो है उसका क्षैतिज घटक पूर्व दक्षिण दिशा में लगता है और उसका परिमाण कितना होता है? 2m ओमेगा V डैश साइन लैम्डा। ठीक है, अब हम इसी तरह से निकाल लेंगे FCV कितना हमारा इसका? 2m ओमेगा Vx डैश कॉस लैम्डा K डैश। इक्वेशन कौन सी थी हमारी? 6 से यहां पर हम देखें तो इसका परिमाण होगा 2m ओमेगा Vx डैश कॉस लैम्डा। और इसकी दिशा कौन सी होगी? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पॉजिटिव K डैश आ रहा है। K डैश का मान कितना है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारी होगी इक्वेशन 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब भी कोई वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील होती है तो उस पर लगने वाले, उसकी गति की वजह से लगने वाले कॉर्डियस बल का क्षैतिज घटक जो है वो पूर्व दक्षिण दिशा में लगता है। उसका परिमाण इक्वेशन 7 से देते हैं और कॉर्डियस बल का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो ऊपर की ओर लगता है, जिसका परिमाण जो है वो इक्वेशन 8 से देते हैं। चूंकि वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है अतः कॉर्डियस बल के ऊर्ध्वाधर घटक का उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील है इसलिए कॉर्डियस बल के ऊर्ध्वाधर घटक FCV का वस्तु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ FCV। अब हम आते हैं क्षैतिज घटक पे, इक्वेशन 5 और 7 पर। इसको हम चित्र से समझते हैं। पृथ्वी के क्षैतिज तल को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। पॉजिटिव I डैश, पॉजिटिव J डैश, माइनस J डैश, माइनस I डैश। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। हमने पहले ही पढ़ा है कि गति जो भी सापेक्ष होती है, संदर्भ बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वस्तु के वेग पर। वस्तु का वेग कितना था? V डैश इक्वल्स टू मैं इधर लिख रही हूं वस्तु का वेग V डैश इक्वल्स टू Vx डैश I डैश प्लस
बी वाई डैश जे डैश। पॉजिटिव वाई डैश है ईस्ट, पॉजिटिव जे डैश है नॉर्थ। तो वस्तु जो है ईस्ट नॉर्थ तल में गतिशील है इस तरह से। ये वस्तु के वेग की दिशा है, हमने इस प्लेन के अंदर ले लिया है। कॉर्नियस बल कहाँ लग रहा है? क्षैतिज घटक ईस्ट और साउथ में, इस साइड। ये क्या लग रहा है? FCH। वस्तु गतिशील है इस वाली दिशा में, कॉर्नियस बल लग रहा है इस दिशा में। तो आते कॉर्नियस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध के अंदर वस्तु जो है दाहिने ओर शिफ्ट होती है। बल खींच रहा है इसको इस तरह, तो अपनी पूर्व स्थिति से दाहिने ओर शिफ्ट हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो जब भी कोई वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील होती है तो कॉर्नियस बल के प्रभाव से वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से दाहिने ओर शिफ्ट हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। ये सब हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, कॉर्नियस बल का क्षैतिज घटक कहाँ आएगा? वेस्ट और नॉर्थ। माइनस आई प्लस जे। तो जस्ट इसका उल्टा, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कॉर्नियस बल का क्षैतिज घटक रहेगा पश्चिम उत्तर दिशा में, मतलब यहाँ पर। और वस्तु का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिम माइनस माइनस, पश्चिम दक्षिण दिशा में। ये तो वस्तु का वेग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और ये बल का वेग हो जाएगा। तो क्या होगा? फोर्स इधर खींचेगा तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से बाई ओर विस्थापित हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। कॉर्नियस बल के इस प्रभाव से हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में नदियों के किनारों पे जो कटाव होता है उसको समझा सकते हैं। चक्रवात, साइक्लोन्स को समझा सकते हैं। साइक्लोन क्या होता है? हवा ऐसे गोल गोल घूमती है। उन सब का कारण जो है कॉर्नियस बल ही है। जैसे हमने यहाँ देखा उत्तरी गोलार्ध में कॉर्नियस क्षैतिज तल में गतिशील वस्तु कॉर्नियस बल के प्रभाव से अपने प्रारंभिक स्थिति से दाहिने ओर शिफ्ट हो जाती है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो बहने वाली नदियां हैं, कॉर्नियस बल के प्रभाव से उनका जो कटाव होता है वो दाहिने ओर होता है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली नदियों के लिए जो कटाव होगा वो बाईं ओर कटाव होता है। और हम चक्रवात को भी इससे समझा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं साइक्लोन। क्या होता है? सर्कल के आकार में वायु जो है बहुत तेजी से घूमती है। तो जब भी किसी पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर, पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थान पर दाब का मान कम हो जाता है, न्यून दाब की स्थिति आती है। उस स्थिति में उच्च दाब क्षेत्र से वायु जो है, एयर जो है तीव्र गति से निम्न दाब की ओर चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कॉर्नियस बल के प्रभाव से वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी पूर्व स्थिति से ये जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। और इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से। दाहिने ओर मुड़ने से क्या हो जाता है? ये एयर जो है इस तरह से सर्कुलर आकार में घूमने लग जाती है। चूंकि इनका वेग बहुत ज्यादा होता है, और तो इसे हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर दिशा देख सकते हैं, ये ईस्ट है, ऐसे चलेगा जैसे हमने पढ़ा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा? अपनी प्रारंभिक से दाहिने ओर घूमेगी, इस तरह से घूम के चक्रवात के रूप में यह घूमने लगती है, और हम कहते हैं चक्रवात आ गया। नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे, वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। थैंक यू।